पार्टी का चेयरमैन हूं, बाय द वे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का नहीं। हमने ये तरमीम लेकर आया सर, इससे पहले कोई आईनी पाबंदी नहीं था। एंड आप यूएस का निजाम उठा के देख ले, आप अमेरिका का ब्रिटानिया का निजाम उठा के देख ले, कोई पाबंदी नहीं है किसी भी पार्लियामेंटेरियन पे कि वो अपना पार्टी लाइन पे पाबंद व्हिप कर किया जा सकता, मगर वो आजाद है कि वो अपना पार्टी लाइन तोड़ सकते हैं। हम जो आइन बनाते हैं, हम सिर्फ एक दिन के लिए और एक मसला के लिए नहीं, हम ओवरऑल आइन बनाते हैं। सो जब हमने 63A का तरमीम लेकर आए, जो कि पहले नहीं था, तो हमने कहा कि हर मेंबर बजट के वोट पे और आईनी तरमीम पे और अदम एतमाद पे पाबंद है कि वो अपना पार्टी का लाइन फॉलो करे। अगर वो नहीं करना चाहते पार्टी का लाइन फॉलो, तो उनके पास इख्तियार था कि वो अपना वोट तो डाले। वो वोट हमें पता है, हमने लिखा है भाई, आपने तो नहीं लिखा। हमने जिस वजह के लिए लिखा, जिसका बैकग्राउंड डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके लिए COD का मिनट्स भी मौजूद है, जो हमारा मिनट्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट भी मौजूद है, हमने ये लिखा इसलिए लिखा था कि पार्लियामेंटेरियन के पास कोई सजा हो। अगर अपने पार्टी लाइन इतना अहम वोट पे तोड़ना भी है, तो वो वोट गिना जाएगा, गिनने के बाद वो अपने अवाम के पास वापस जाएंगे, बाय इलेक्शन होगा, और वो या इस हाउस का मेंबर वापस बन सकते हैं या नहीं। हमारे पास ना किसी अदालत के पास इख्तियार है, ना होना चाहिए कि वो किसी पार्लियामेंटेरियन पे पाबंदी रखे कि किसी भी सूरत में आप अपना पार्टी लाइन तोड़ नहीं सकते। ये तो गैर जमहूरी होता। The reason I talked about 63A is not this is the reason. With or without 63A, inshallah ta'ala, we'll pass our Aini amendment. The reason I brought up 63A is because before that I was talking about 58(2)B and the powers to dismiss a prime minister and a government that was first exercised by the presidents. And then after your lawyers movement and Iftikhar Chaudhry, it started to be used by chief justices, one after another. And the 63A decision effectively removed the no confidence portion of the Constitution. Because obviously a government is formed on a majority. And if you cannot break your party line and you cannot vote against the party you're with, and your vote won't get counted, तो फिर वो हुकूमत को आप कैसे गिराएंगे? सिर्फ और सिर्फ अगर आप गेट 4 पे खटखटाए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मां लौट के, लेकिन अगर आपका पार्लियामान का अक्सरियत है, तो आप तब भी पार्लियामान का अक्सरियत, लेकिन 63A का जो गैर जमहूरी फैसला इस अदालत ने सुनाया, अपना अदालत की सियासत पूरा करने के लिए, हमारा सियासी निजाम पे असर करने के लिए, इलेक्शन पे एक तासर छोड़ने के लिए, वो आज तक हमारा आइन में मौजूद है। जब वो फैसला लिखा जा रहा था, क्या किसी वकील ने कहा कि हम सबसे पूछे, इनपुट ले? क्या किसी वकील ने इस हद तक कहा कि वो आइन पर, उस आइन पे आप डिसीजन आप दे रहे हो तो मिनट्स निकाले, पार्लियामान के प्रोसीडिंग्स निकाले, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मिनट्स निकाले, पते समझे कि हमने किस वजह से नहीं। इसलिए एक मकसद के तहत ये 63A का फैसला सुनाया गया। हम नहीं चाहते हैं कि फ्लो क्रॉसिंग आसान हो, हम चाहते हैं that there should be a high level watermark for you to cross to for floor crossing. जब ये खतरा होता है कि बाय इलेक्शन होगा, तो फिर you have to really believe in your vote to cross the floor. लेकिन जब ये कहा जाएगा कि if you cross the floor you will be disqualified for life and your vote even won't be counted, then you're forcing a member
who does not like the budget of Pakistan, who does not accept the IMF terms. You're forcing him on penalty of disqualification to vote for that budget. If you do not like a constitutional amendment and it goes against every one of your principles, you're forcing them on pain of disqualification to vote for that amendment. And if you can't stand the Prime Minister, you hate every part of his politics, his manifesto, his ideology, but you're caught in your party line, you are forced on penalty of disqualification to vote for that Prime Minister. I don't think that's democratic. I don't think that's just. And I think it's just one of many reasons that prove we need judicial reform and we need a constitutional court. Thank you very much, Chairman Pakistan People's Party, for such a comprehensive answer, and we understand that the counting of the vote would carry it, because even in the law, unless there's an act, there's no punishment. So the act and the intention, they both constitute an offense. So to punish, let the act be done, and then whatever punishment Parliament would decide by the legislation. The next question that I would take, the Honorable President Karachi Bar Association, Mr. Amir Nawaz Waraik, he represents a large number of the legal fraternity. Please, sir, come forward. And we would like, last week we were invited by the Supreme Court Bar Association in Islamabad. We both were there. He had his say before the Supreme Court and all the lawyers. So I would like him to ask the question. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. First of all, Chairman Sahab, welcome to the Honorable High Court of Sindh. सर, इसमें 3-4 इश्यूज अमेंडमेंट्स में बेसिकली थे, जिसमें एक रेलेवेंट टू दी एज फैक्टर था. जो एज फैक्टर था उसमें हमारी जो रिजर्वेशन थी, 2 किस्म के जजेस हैं. एक अच्छा जज है, एक बुरा जज है. मीन्स एक काबिल है, एक इनकॉम्पिटेंट है, या दामाद है, या यस बोस है, जो भी आप कह लें, जैसा आपने कहा. अगर उसकी एज बढ़ती है तो वो नुकसानदेह, जो काबिल है वो उसके लिए फिर अच्छी बात है. तो हमारी ये सजेशन है कि एज फैक्टर को नहीं छेड़ा जाए, जो एज है दैट इज़ इनफ. देन सर, एक अमेंडमेंट रेलेवेंट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एज है, दैट इज़ 40 ईयर्स. उसमें बार को ऑब्जेक्शन नहीं था. उसकी वजह यह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल की उम्र में मिल गई थी. तो इसमें हम एग्री हैं. फिर सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सर, जैसे कि रियान भाई ने कहा कि फर्स्ट जो कोशिश हो कि बेंच की, इन केस हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाते हैं. अच्छा, वहाँ इशू क्या आ रहा है सर? इशू ये आ रहा है कि एक तो 3 जजेस वो आएंगे जिनको एडहॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा. 3 जजेस जो होंगे वो, सुनने में जो हमें बताया गया ये ब्रीफिंग, 3 जजेस जो होंगे वो परमानेंट, जो रेगुलर चल रहे होंगे, उनमें से प्रमोट किए जाएंगे. अच्छा, उसमें हमारी ये है कि देखें, अगर एक तो ये चीज़ को ख़त्म किया जाए कि कोई भी जज, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो कोई भी एडहॉक पे, कोई भी जज कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया जाए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पार्ट एंड पार्सल है, जो भी आएगी वो फिर जो उनको अपॉइंट करेगा वो उसी को ही नवाजेगी. तो ये इस वजह से हमारी ये इस पे जो है रिजर्वेशन है कि जो भी जज हो, एक तो उसका सर प्रोसीजर बड़ा क्लियर हो. मीन्स अगर वहाँ पे 3 साल के लिए जज जा रहा है तो उसमें एक ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए कि वो क्लियर हो. और जो आपने ऑलरेडी, हमारी भी यही कहना था कि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो. ये नहीं हो कि पंजाब से 3 हो, खैबर पख्तूनख्वा से 2 हो, सिंध से 3 हो, बलूचिस्तान से 1 हो. इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो तमाम, और रोटेशन वाला जो है ये सही है. तो उसमें सर इस एंगल से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा हमारी जो सजेशन उसमें. फिर सर, इसमें जो टॉप 3 जजेस का एक इशू आ रहा था कि जो टॉप 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करके चीफ जस्टिस बनाया जाएगा. इट मे बी गुड आइडिया, लेकिन सर एक जुडिशरी है, बेशक आप
की नाराज़गी वजह है, क्योंकि आपने सफ़र किया है जुडिशरी से, तो आपकी जब स्पीच भी कर रहे थे तो नाराज़गी थी, वो वजह है। लेकिन टॉप 3 से सर क्या नुकसान होगा कि एक ये इदारा है जो किसी तरीके से भी हल्का फुल्का इंडिपेंडेंट है, हल्की फुल्की कहीं है, अगर वो भी चले जाएगा और चॉइसेस पे, जैसे हम इस लेवल पे हर 5 मिनट बाद एक कॉल रिसीव कर लेते हैं, तो आप तो फिर पता नहीं कितनी करते होंगे, तो उससे क्या साइलेंट पे होता है। उसमें क्या होगा सर कि फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग होगी कि फलां को फेवरेटिज्म आएगा, तो सीनियरिटी प्रोसीजर को डिस्टर्ब, Seniority should be जो followed. टॉप Right. सीनियर हो वो Thanks. आगे जाए। और सर इसमें एक हमारी जो रिक्वेस्ट थी, ये हमारे लिए वकला के लिए अमेंडमेंट है सर, हमारी जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो इनरोलमेंट होती है, उसमें एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे वकला की इनरोलमेंट पेंडिंग पड़ी तो हुई है। आप क्या चाहेंगे, किसको इंटरव्यू? जज का रोल खत्म कर दिया जाए, Done. डायरेक्ट बात हमारी ये, अगर क्या चाहेंगे, इसके बदले में क्या करें? जैसे एक मिनट जैसे सर सिंध बार काउंसिल डायरेक्ट अपने मेंबर को एनरोल करती है, प्रोसीजर पे हम मशवरा करते हैं, फिर बॉडीज से, हमारा बॉडीज से और बाकी सब। थोड़ा सा थैंक यू। मैं आपका हर एक, जो आपने काफी पॉइंट्स उठाए, तो Highly grateful. मैं Thank you, sir. हर एक का जवाब देना चाहूंगा, ताकि कोई मिसपरसेप्शन ना हो। जो लोग प्रोपेगेंडा गलत बयानी कर रहे हैं टीवी पे, ओके, जहां तक खामोशी, एक्सक्यूज मी, जहां तक जजेस की एज की बात है, नॉट स्पेसिफिक टू जजेस, वैसे दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क की रिटायरमेंट एज का डिबेट निकाले, उस पे एक पोजीशन सामने आ रहा है। इस वक्त जो मुख्तलिफ जमातों जो इस प्रोसेस का हिस्सा है, हर किसी का अपना ख्याल होगा। मेरा अपना ख्याल मिलता जुलता है। कैन आई हैव अ माइक टू वर्क? ये बार बार कट होता जा रहा। उधर से मैं कर लूं? नहीं, मैं उधर से कर लेता हूं। यहां से बेहतर था, मुफ्त में आपने मुझे उठा दिया। हाँ, जी ना, तो जहां तक एज, एक्सक्यूज मी, जहां तक एज की, अगर खामोशी होगा तो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए अपना सवालों का जवाब देना। तो जहां तक एज की बात है, मेरा ख्याल आपका ख्याल से मिलता जुलता है। ऑब्वियसली इस पे कंसेंसस बनाना जरूरी है, हर पार्टी का अपना अपना मौकिफ है। एक्सक्यूज मी, चुप, अगर आप वकील नहीं हो तो प्लीज लीव, दिस इज द सिंध हाई कोर्ट, बट इट्स नॉट फॉर ना। जब मेरा अपना पार्टी का मौकिफ कुछ ऐसा है कि खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है, उस पे ये एज का शर्त शायद मुतनाज़ा हो जाए, लेकिन जो PMLN, उनका भी हक और दूसरी पार्टीज का हक है कि इनका तजवीज़ ये है कि हम ओवरऑल एज में इजाफा करें, और ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, हाई कोर्ट के लिए हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए हो। हमारे जो जमात उलमा इस्लाम के दोस्त हैं, जब हम उनसे बात उस वक्त कर रहे थे, तो उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जो एज इस वक्त मौजूद है वैसे ही रहना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ कुछ ऐसा था कि एक जहां तक लोअर एज लिमिट है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आपका लोअर एज लिमिट मतलब कम से कम उम्र जिस पे आपने पहुंचना है और फिर आप जज बन सकते हो, वो 40 इयर्स था, और जनरल जिया उल हक ने इसको 45 में तब्दील कर दिया।
और मैं खुद जानता हूं कि कितने नौजवान हमारे वकला है चारों सूबे में, कितने काबिल है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तजवीज था इस तरमीम साजी के प्रोसेस में कि जो कम से कम एज ब्रैकेट है वो तो ओरिजिनल एज पे लेकर आए। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी या शर्त डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही, तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ। तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर ये दरमियानी रास्ता जो कि हम समझते हैं कि इम्पार्शियल तरीका है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें। और आप जब टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे तो मसलन इस पे कंसेंसस बनना पड़ेगा, बट चीफ जस्टिस के अपना टर्म से 3 इयर्स और जो ब्रदर जजेस है उस बेंच का उसका से 10 इयर्स। तो जब 3 साल का वो अपना चीफ जस्टिसशिप को खत्म कर देंगे तो दूसरा सूबा का दूसरा जज आके चीफ जस्टिस बनेंगे। और इस तरीके से हम इस इशू को टैकल कर सकते। देखते हैं कि आखिरी कंसेंसस में एज का क्या किया जा सकता है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तजवीज है, ना सिर्फ लॉयर्स की तरफ से आ रहा है, कुछ जज साहिबान भी ये तजवीज उठा रहे हैं। और अगर मैं समझता कि इस बेंच के थ्रू मैं पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ जल्दी और फौरी दिला सकता तो मैं उसका सबसे ज्यादा हमायती होता। मगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मौजूदा बेंचेस हैं, चाहे वो हमारा सिंध हाई कोर्ट का हो, चाहे वो हमारा लॉ हाई कोर्ट का हो, मुख्तलिफ जुडिशरी से, वो अपने पूरा अपना जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उसको नहीं मुकम्मल कर सकते हैं। कहां से टाइम मिलेगा नया बेंच को, नया केसेस, नया सिस्टम? जिस फंडामेंटल रिफॉर्म और उस तरीके से अगर हम नया बेंच भी बना देते हैं तो मैं चारों सूबों को कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिलवाऊंगा? मेरा ख्याल में एक नया बेंच एक नया कंफ्यूजन शुरू कर देगा। और हमने जो आज के हालात के मुताबिक नहीं, मगर जो हमने 2006 में तय किया और जो मेरा 2024 के मंशूर तक का हिस्सा है, हम उस प्रपोजल को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सूरत में आगे लेके जाएंगे। जो आपने एड हॉक जजेस की बात की, ये एक और सबूत है कि हमारा जुडिशियल निजाम टूटा फूटा है। अब ये मजाक देखे, ऑनरेबल जजेस ने पूरा जजेस का अपॉइंटमेंट का इख्तियार अपने पास रख लिया और वो भी काम नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने कहा कि हमने ही ये काम करना है और करना भी नहीं। अब हमने बहुत सी तमाशे इसकी वजह से देखे। अगर ये अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस मुतनाज़ा होगा तो मेरा ख्याल में इससे ज्यादा तो मुतनाज़ा नहीं होगा कि हमारा अपना सिंध हाई कोर्ट का सबसे सीनियर जज यहां बैठा रहा। याद है आपको ना? बैठा रहा और कहा गया कि वो एल ही नहीं है कि वो आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपना ही ब्रदर जजेस। तो जब वो अपना मेरिट, आप उनका मेरिट का मतलब निकाले। यही वजह है कि मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बराबर के स्ट्रेंथ पे, बस। ताकि मुझे यह ना सुनना पड़े कि किसी चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट को इंतजार करवाया जाए ताकि दूसरे जज साहिबान अपना दोस्तियां निभाते रहें और अवाम इनकी इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की वजह से इंसाफ उनको ना मिल सके, वो बेंचेस पूरा नहीं कर सकते। तो फिर हुकूमत के पास मौका मिलता है कि बेंच पूरा भी नहीं है तो एड हॉक जज। तो अगर एड हॉक जज का मसला हल करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल
कोर्ट, जुडिशल रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस। जहां तक 3 जजेस का आप कह रहे हो कि हो या कुछ कहते हैं कि नहीं, देखो हमने किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाना है। ये बहस ने उठना था जब भी ये कोर्ट बनता। अगर हम 2013 में इफ्तिखार चौधरी और डोगर साहब के दरमियान ये कोर्ट बना रहे होते हैं तो ये इल्जाम आता। अगर इफ्तिखार चौधरी और का टर्म और दूसरा जज के साथ तो फिर ये इल्जाम आता। साकिब उल गुलजार के दरमियान यही इल्जाम आता। यही अगर हम बंदियाल और ईसा के दरमियान, और अफसोस के साथ जो इन सब चांद साहिबान में से, और दोनों अपने लीगल आउटपुट रखते हैं लेकिन जिनके कैरेक्टर्स पे, जिनके पूरा तारीख पे जो आप अगर जायजा ले और बाकियों का जायजा ले वो भी आपके सामने, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में दोनों जज साहिबान ने साबित कर दिया कि वो अहल है वो ब्लैक रोब्स पहनने का, और हमें वो फैसला सुना दिया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगा कि इनमें से कोई बने, या अगर ये लार्जर कंसेंसस हो, या बट द पॉइंट इज दैट यू कांट मेक अ लॉ एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। मैं अगर आईन और कानून किसी एक जज के लिए बनाऊं तो वो नाइंसाफी होगा। तो मेरा पूरा कोशिश ये है, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सियासत तो चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश ये है कि हम ऐसा आईन साजी करें जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, किसी का हक में ना हो और किसी के खिलाफ में ना हो। दूसरा जो आप क्वेश्चन है मैं इधर से ही लूंगा। इधर से आपसे। अब मैं अगला सवाल, क्योंकि मुझे पता है बैरिस्टर ज़मीर घुमरो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात मुझसे आज से 10 सालों से करते आ रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि यही एक हल है, और मैं उससे एग्री करता था क्योंकि हम एक ही इलाके से भी हैं और हमारे हम असर भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़मीर घुमरो साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोपोजिशन थी जो पार्लियामान ने खुद ही उसको उठाया है। आई एम श्योर यू वुड हैव प्लेड अ रोल। तो आप अगला सवाल पूछें। आप थोड़ा सा प्लीज बैठ जाएं ताकि वो सवाल। जी सेनेटर साहब को यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आने पर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि चेयरमैन साहब, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को आर्टिकल 184 की जुरिसडिक्शन दी जा रही है। आर्टिकल 184 के पहले पार्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। वो 73 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सरसाइज दिस जुरिसडिक्शन। वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि ईओबीआई इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो सूबों के हवाले किया जाए। वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको सीसीआई के हवाले कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 184(3) में जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स कोई Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास सब्जेक्ट टू दी हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स, वो आ जाए तो वो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ। तो एक तो पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी पावर एक्सरसाइज ही नहीं किया, और इससे हम समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर अब एक्सरसाइज करेगी क्योंकि सूबों की बराबर की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है, सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन। एक विंडो दिया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी? ये जुरिसडिक्शन उसको दी जा रही है सर। ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। आपका
बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि when you आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो no in अंग्रेजी I'm not talking about any मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, if you give them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ माफ 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से, मगर अगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें। मैं समझता हूँ जरूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, नीड टू गो बैक टू दैट। यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये जुडिशरी का आजादी कैसा होगा। मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूं कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं। और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया। क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाई जज, सो बिस्मिल्लाह। क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी सो बिस्मिल्लाह, बनाए जज। जब बेचारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस केस का फैसला आया और ये जो इख्तियार था वो वजीर आजम का नहीं, वह हमारा अदालत का। तो जहां तक मैं समझता हूं ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए, और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए। या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी। मैं समझता हूं कि आईन, जमहूरियत और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद है। एक चीज हमें 100% मालूम है, नजर आ रहा है, कब से काम नहीं कर रहा, कि ये जजेस, बाय द जजेस और ऑफ द जजेस तो नहीं चलेगा। मैं आपकी तरह मानता हूं कि चाहे चले एक तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, वी शुड गो बैक टू व्हाट वी sort of proposed the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think, along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. तो वो है हमारा प्रपोजल। मगर ये बात कहना कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस कहां जाएगा जब पार्लियामान ये फैसला करेगा, जब आपके मुंतखब नुमाइंदे ये फैसले करेंगे, जब अवाम ये फैसला करेगा, उस पे आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री।
have been told that would be the last question. अच्छा, Or I would love to have more than one, and if chairman has the time. लेकिन एक सवाल मेरा ख्याल है सर लेडीज का होना चाहिए. The chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahib himself said that one question should be from ladies, and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would request for an additional question. okay. आखिरी दो कर ली जल्दी जल्दी, फिर मैं और भी काम है आज. सर के इलेक्ट्रिक ने सर पूरे कराची को सर परेशान करके रखा हुआ है, तबाह करके रखा हुआ है सर, इसका क्या सर हम आपके पास सर जबकि इस सवाल का जवाब भी यही होना चाहिए कि जुडिशल रिफॉर्म और आईनी अदालत. हमारा जहां तक कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, हम सब जिस शहर कराची में रहते हैं और वो मसले भुगतते हैं. मैं समझता हूं कि काफी देर बाद एक मौका अब नजर आ रहा है, और मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुड़वाना है. सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो, और फिर आप फ्री मार्केट का जरा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को, जिसको आपने मोनोपोली दिलवाया है हमारा कराची में, और ना उनका anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. मसला है हल मैंने बताया. आखिरी सवाल आपने किसी से Okay, sorry, this is the last question for the day, and anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. आई थिंक कि आपका आप एक ही क्वेश्चन में ले सकोगे भाई. ओके, of the high courts. या That is not open. That Okay. is not transparent. या It needs to be open. Sure. It has to be some formative criteria so Okay. that the eligible people will come forward and could fair enough, fair enough. Let me answer your questions. तो जहां तक आप डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो 18वीं तरमीम में हमने सूबे में बैलेंस बनाया और वफाक में बैलेंस बनाया, वो इस तरीके से कि ना सिर्फ हमने खुद मुख्तारी दी, मगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें आपका वफाकी पार्लियामान का जो नुमाइंदगी करता है इदारा, वो आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है. चारों सूबों का इक्वल नुमाइंदगी है. तो उसी बेसिस पे पीपल्स पार्टी का तो प्रपोजल ये है कि वफाक में भी आईनी अदालत हो, और हम ये भी चाहते हैं कि आज अगर मुमकिन कंसेंसस पर न कल हम सूबाई लेवल पे भी सूबाई आईनी अदालत बनाएं और 199 को भी इन दोनों के दरमियान में स्विच करें. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप मैंने किसी ने किसी को कायल किया है आईनी अदालत पे.